अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एमपी जीके का सामान्य परिचय अर्थात मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय मैंने आपको बता दिया था। इसके दो वीडियो है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 देखिए। अगर आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना है, एमपी मेरी भावनाओं को समझिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि मतलब कमेंट में ये बोला गया कि आप पीएससी के लेवल का पढ़ाओ। देखिए मैं पीएससी का लेवल ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको एमपी के बारे में अच्छे से जानना है तो जब तक आप एमपी के बारे में देखिए, जिन लोगों को आता है, जिन लोगों को वो चीजें आती थी, उन लोगों के लिए वो चीजें इजी थी और फालतू टाइम वेस्ट था। लेकिन जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि जब तक वो बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि क्या हमारे राजकीय चिन्ह है, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि क्या तहसीलें हैं, क्या कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, तब तक वो आगे कैसे पढ़ पाएंगे। आप ही सोचिए। तो आप उन लोगों को भी देखकर सोचिए जो बेसिक से जीरो से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश, जो कि हमारे सामने वर्तमान स्वरूप जो मध्य प्रदेश का है, यह स्वरूप आजादी के समय या आजादी के पूर्व भी ऐसा ही था या नहीं था, और ऐसी अगर नहीं था तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि मध्य प्रदेश को ऐसी जो ये संरचना है, ये संरचना मिली। ओके, ये पढ़ने से पहले हमको आजादी के समय से लेकर 1956 या राज्यों के गठन तक की कुछ घटनाएं पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको एमपी का जो गठन है, मध्य प्रदेश का गठन है, ये आपको याद हो पाएगा, आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर आजादी के समय से लेकर राज्यों के गठन होने तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। ओके, हम सबसे पहले पढ़ते हैं आजादी के समय अर्थात 1947 की घटनाएं हम पढ़ते हैं, क्या क्या हुई। ठीक है, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उस समय की, वो क्या क्या रही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिनॉप्सिस के तौर पर लिखा है, आप अपने नोट्स में ऐसा सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम ना लगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आप अपनी समझ के हिसाब से, या फिर मैं जो लाइन बोलूंगी, जो आपको सेंटेंस बोलूंगी, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिख लेंगे और आपने समझा है अच्छे से, तो आप इसको आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आजादी के समय की घटनाएं याद करते हैं। पता ही होगा आपको, आजाद हमारा भारत किससे होता है? ब्रिटिशर्स से होता है, और ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के लगभग संपूर्ण हिस्से पर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। ओके, आजादी के समय पर या आजादी के बाद जो भारत की प्रशासनिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, यह दो इकाइयों में विभाजित हो जाती है। ये दो इकाइयां कौन सी? आजादी के समय की हम बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। जो आजादी के पश्चात या आजादी के समय भारत की प्रशासनिक इकाइयां दो भागों में बढ़ चुकी थी। ओके, ये पहला जो भाग था इसका, वह था ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, पहला भाग था इसका ब्रिटिश प्रांत। अब ब्रिटिश प्रांत के नाम से ही, इसके नाम से इसका अर्थ उजागर हो रहा है कि ये आखिर कैसे प्रांत रहे होंगे। जो पहला भाग था इसका ब्रिटिश प्रांत, इसे ब्रिटिश प्रांत इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ का जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ओके, और दूसरा जो इकाई थी, जो दूसरी इसकी दूसरा भाग जो था, वह था देसी रियासतें। याद रखिएगा, आजादी के समय पर भारत की प्रशासनिक इकाई दो भागों में विभाजित थी। लिख भी सकते हैं आप। पहला भाग था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत एक ऐसा क्षेत्र था जहां का शासन ब्रिटिश सरकार के अधीन था। जो दूसरा भाग था, जो दूसरी इकाई थी, वह थी देसी रियासतें। देसी रियासतों के नाम से ही हमें कुछ अंदाजा सा लग रहा है कि यहाँ का जो शासन होगा वो राजा के अधीन होगा। ओके, यहाँ का जो शासन होगा वो राजा के अधीन था। देशी रियासतों का जो शासन हुआ करता था वो राजा के अधीन हुआ करता था, परंतु जो वास्तविक सत्ता थी, जो बागडोर थी, वो ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में थी। अर्थात ब्रिटिश सरकार जो भी घोषणाएं करती थी, जो भी उनको आदेश देती थी, वे उन आदेशों का पालन राजा को हर हाल में करना पड़ता था। ओके, आगे समझ में। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी हो
या फिर कभी पॉलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा बताने लगूंगी तो आगे का जो लेसन है मैं सब्जेक्ट कोई और लेके चल रही हूँ। ओके, जब भी पॉलिटी अगर आप पढ़ेंगे मुझसे तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे हम छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था और इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान, देखिए भारत स्वतंत्रता के पूर्व क्या था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश नहीं थे, दोनों एक ही देश थे और मांगे लगातार उठती जा रही थी। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने के बाद जो ये संपूर्ण भारत था ये दो अधिराज्यों में विभाजित हो जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और एक अधिराज्य बनता है भारत और दूसरा अधिराज्य बनता है पाकिस्तान। ओके, यहाँ की जो संविधान सभाएं थी, जो यहाँ का संविधान था, मतलब सारी स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं। आप पढ़ोगे अच्छे से अधिनियम में। ठीक है, सारी स्वतंत्रताएं दे दी गई कि आप अपने अपने देश का अलग अलग संविधान निर्माण कर सकते हो। ओके, जैसे ही इस अधिनियम के तहत दो अधिराज्यों, अलग अलग अधिराज्यों का निर्माण हो जाता है तो ये जो देसी रियासतें थी ना, ये जो देसी रियासतें थी, इनके सामने 3 शर्त रख दी जाती है। ये जो राजा के अधीन देशी रियासतें हुआ करती थी, लगभग 552 रियासतें उस समय पर भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर थी। ओके, तो ये जो देसी रियासतें थी इनको 3 ऑप्शन दिए गए। जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ, देशी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए। ये ऑप्शन क्या क्या थे कि अगर आप चाहो, 552 देशी रियासतों को ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप चाहो तो आप भारत में रह सकते हो। ओके, अगर आप चाहो तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो और अगर आप किसी भी देश में ना जाना चाहो तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। ओके, 552 में से 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी, अर्थात 552 में से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गईं। बची 3 रियासतें, उन 3 रियासतों ने कहा कि हम किसी में भी, ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र अपना जो देश है वो बनाना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और उन 3 रियासतों में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये आप जरूर पढ़ेंगे और क्वेश्चन हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा चुका है। ओके, तो ये 3 रियासतें थी जूनागढ़, दूसरी रियासत थी हैदराबाद और तीसरी रियासत थी कश्मीर। इन तीनों के शासकों ने कहा कि हम किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम स्वतंत्र अपना देश बनाना चाहते हैं, हम स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। आगे चलकर ये भले स्वतंत्र थी लेकिन आगे चलकर इन तीनों रियासतों को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। हाँ, ये घटनाएं कुछ घटित हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, आप अच्छे से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। ओके, पॉलिटी में आप अच्छे से पढ़ेंगे। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल कर लिया जाता है। हैदराबाद में एक पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, उसके तहत भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है, अर्थात अब ये भी रियासतें स्वतंत्र नहीं रही और भारतीय संघ में शामिल हो गई। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो को फिर से पीछे जाएं और वीडियो को एक बार अच्छे से एक बार और सुनें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1947 में, उसके बाद क्या हुआ, 1947 में 2 अधिराज्यों के बंटने के पश्चात जो देसी रियासतें थी उनके भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के पश्चात भारत में एक भारतीय संघ जो है उसका निर्माण हो जाता है। भारतीय संघ का जो निर्माण होता है वो हमारे सामने आ जाता है। और भारतीय संघ, जैसा कि आपको पता होगा, 1950 के पूर्व संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के द्वारा ही 1946 में गठन किया गया संविधान सभा का, और संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया और 1950 में भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, जो कि 26 जनवरी को आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ओके, तो जैसे ही भारत में गणतंत्र लागू हो गया था, संविधान लागू हो गया, तो 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात
संविधान द्वारा जो भारतीय संघ थे, जो भारतीय संघ के जो राज्य शामिल हुए थे, अर्थात जो देसी रियासतें शामिल हो गई थी, और उसके पहले के जो ब्रिटिश जो प्रांत थे वो भी शामिल थे, एक संघ बना लिया था उन्होंने। उन भारतीय संघों के जो राज्य थे उनको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। वो संख्या में थे 29। जो भारतीय संघ के राज्य थे संख्या में थे 29। उन राज्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और उन भागों का नाम क, ख, ग और घ रख दिया जाता है। जो भाग क था, अब प्रशासन की बात आती है कि आखिर ये जो विभाजन किया गया ये किन उद्देश्यों के कारण किया गया। तो ये जो विभाजन किया गया था ये प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से वहां के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था। ओके, जो भाग क था, भाग क में गवर्नर का शासन हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश कालीन गवर्नर हुआ करते थे। ओके, गवर्नर का शासन भाग क में हुआ करता था। भाग ख में जो 9 राज्य शामिल थे, भाग ख में 9 राज्यों के विधानमंडलों और उसके अलावा जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के राजाओं द्वारा शाही शासन मौजूद था। अर्थात भाग ख का प्रशासन कौन देखता था? 9 राज्यों का विधानमंडल और उसके साथ ही शाही शासन। देन भाग ग में ब्रिटिश भारत के जो मुख्य आयुक्त हुआ करते थे उनका शासन होता था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन होता था। ओके, भाग घ में केंद्रीकृत शासन होता था। केंद्रीकृत को आप समझ सकते हैं, जो वर्तमान में हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन चल रहा है, जैसे शासन हो रहा है लगभग वैसा शासन भाग घ में हुआ करता था। और इसमें मात्र एक स्थान को शामिल किया गया था या राज्य को शामिल किया गया था, वह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ना, ये एक स्टोरी है, आपको स्टोरी के रूप में याद रखना पड़ेगा। और ये हमारा संविधान, इतना विशाल संविधान, हमारा भारत देश इतना विशाल देश, आप इतने वर्षों की आजादी के बाद आज हम स्वतंत्र हुए हैं, तो अपने भारत की जो राजनीतिक स्थितियां थी, जो हमारे भारत की परिस्थितियां थी, राज्यों का गठन किस प्रकार से हुआ, बहुत ही जटिल परिस्थितियां हो चुकी थी, ये सब चीजों की जानकारी आपको होना आवश्यक है। ओके, आप एमपी की जो जानकारी है कि एमपी का गठन कैसे होता है, आप इसको समझ लेने के बाद आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि आखिर एमपी का गठन कैसे हुआ और आपको चीजें भूलेंगी नहीं। ठीक है, तो हम अब इसके बाद देखते हैं। उसके बाद 1950 में जो विभाजन हुआ था, आप अब इसको याद रखेंगे। ओके, 1950 के विभाजन को याद रखिएगा। जब 1947 में देसी रियासतों का जो विलय होता है, हो जाता है, भारत और पाकिस्तान जो जिसका मन होता है वहां पर जाके और अपना विलय करवा लेती हैं। ओके, विलय के पश्चात क्या होता है कि एक अस्थायी शासन मतलब प्रतीत होता है, एक अस्थायी शासन देखने को मिलता है। मतलब कि वहां की जन जो कष्ट थे, लोगों की शिकायतें थी, वहां की जो प्रशासन व्यवस्था थी, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ऐसा मतलब देखा जाए तो ऐसी मतलब कुल मिला के देखिए तो प्रशासन जो था वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा था। ओके, अस्थायी जो था वहां का प्रशासन देखने को मिला था, अस्थायी रूप से वहां के राज्यों का गठन हुआ था। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो राज्यों के संघ के लोग थे, लोगों के स्पेशली दक्षिण भारत के लोगों की ओर से राज्यों के गठन की बात सामने आती है कि अलग अलग राज्यों का गठन किया जाए। अब लोग क्या कहते हैं, राज्यों का गठन तो किया जाए किंतु भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, अर्थात तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उसको मिलाकर अलग राज्य, मलयालम भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग राज्य और अन्य जो भी भाषी क्षेत्र है भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए। ओके, इस स्थिति में बहुत जो लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ने लगा धीरे धीरे, क्योंकि कोई प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी वहां पर हमें कार्य दिखाई दे नहीं रहा था। ओके, लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ, आक्रोश की भावना आती गई, लोगों में आवाज बुलंद होती गई, लोग मांग करते गए कि राज्यों का पुनर्गठन हो, भाषाई आधार पर हो। इस स्थिति में भारत सरकार द्वारा
जून 1948 में एक आयोग का गठन किया गया। देखिए अभी भी कोई भी कार्य करने के लिए भारत सरकार एक समिति का गठन करती है और कुछ सदस्य 5-7-3 सदस्यीय समिति का गठन होता है और उस समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किसी भी कार्य को, सपोज दैट अगर स्वच्छ भारत अभियान के लिए कोई भी कार्य योजना चलानी है तो उसके लिए एक पहले समिति का गठन किया जाता था, गठन किया जाएगा। ओके, उसके बाद उसकी जो भी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ऐसे ही कुछ जब भारतीय राज्यों की स्थापना, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की बात आई तो ऐसा ही कुछ भारत सरकार ने किया और जून 1948 में, याद रखेंगे सारी स्टोरी है ये, ओके, मैं पूछूंगी भी, ओके, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी करूंगी। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा धर आयोग का गठन किया गया। एसके धर, ये आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित सबसे पहली समिति कौन सी थी, तो वह थी धर या एसके धर नाम से। ओके, एसके धर कमेटी या एसके धर आयोग का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, यह किस लिए गठित की गई थी, यह देखने के लिए कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य था राज्यों का पुनर्गठन। ओके, इसलिए जून 1948 में इसका गठन होता है और लगभग 6 से 7 महीने बाद दिसंबर 1948 में ये अपनी रिपोर्ट पेश की। ओके, दिसंबर 1948 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए होना चाहिए। ओके, जैसे ही इस समिति की रिपोर्ट आती है और लोगों को यह पता चलता है कि इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का खंडन किया है तो लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाता है और हर जगह आंदोलन होने लगते हैं। और इस असंतोष को देखते हुए भारत सरकार ने एक और समिति का गठन किया दिसंबर 1948 में ही। दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट पेश की और कुछ दिनों में इतना ज्यादा आंदोलन हुआ, इतना ज्यादा संतोष व्याप्त हुआ कि भारत सरकार को दिसंबर 1948 में एक और समिति का गठन करना पड़ा और इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में जे जो है जवाहरलाल नेहरू थे, वी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया, इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम रखा गया है। ओके, यही 3 लोग थे इस समिति के अंदर। ये जो समिति बनी, इस समिति का भी यही उद्देश्य था, यह देखना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या अनुचित है। इस समिति ने, लिख देती हूं मैं, यहां पर लिख लीजिएगा आप, अगर नहीं हो पाए तो वीडियो को पॉज करके देख लेंगे और उसको नोट कर लेंगे। जेवीपी समिति ने गठन हुआ, गठन के पश्चात अप्रैल 1949 में इसने भी अपनी रिपोर्ट दी और इसने भी क्या किया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का औपचारिक रूप से खंडन कर दिया, औपचारिक रूप से इसे अस्वीकार कर दिया। जैसे ही फिर से दक्षिण भारत के लोगों को और संपूर्ण भारत के लोगों को यह पता चला कि इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन होने की बात को खंडित कर दिया है, तो फिर से एक ऐसा असंतोष व्याप्त हुआ जिससे ऐसी क्रांति की गई, ऐसे एक क्रांति की ज्वाला उठ उठी कि भारत सरकार को आखिरकार राज्यों का भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा। हुआ क्या, जैसे ही पता चला वैसे ही दक्षिण भारत के जो तेलुगु भाषी सबसे ज्यादा जो मांग कर रहे थे वो थे तेलुगु भाषी लोग। दक्षिण भारत के जो तेलुगु भाषी लोग थे उनमें से एक कांग्रेस कार्यकर्ता जिसका नाम था पोटी श्री रामुलु, कांग्रेस कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु जो कि तेलुगु भाषी क्षेत्र से आते थे, इन्होंने आमरण अनशन किया और आमरण अनशन के बाद लगभग 56 दिनों के बाद अनशन करते हुए भूख हड़ताल की इन्होंने अनशन किया और लगभग 56 दिनों के बाद इन्होंने क्या किया,
अपनी भूख हड़ताल के कारण ये क्या हुए, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के कारण और ज्यादा लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है और अंततः भारत सरकार को अक्टूबर 1953 में अपने एक पहले राज्य भाषा के आधार पर एक पहले राज्य का गठन करना पड़ता है। अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर अर्थात तेलुगु भाषी क्षेत्र को इकट्ठा करके आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन करना पड़ता है। आंध्र प्रदेश राज्य बनता है। ओके, तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पहला राज्य बताइए जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश नामक भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक राज्य को गठित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, दबाव में आकर, इसमें भारत सरकार कहीं पे भी राजी नहीं थी, दबाव में आकर उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य को गठित करना पड़ता है। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है और इस गठन के पश्चात जो और भी भाषी क्षेत्र थे और उत्तर भारत और दक्षिण, स्पेशली दक्षिण भारत के और भी जो क्षेत्र थे, मलयालम भाषी और भी कन्नड़ भाषी क्षेत्र, उन सब में लोगों में क्या होता है, मांग और ज्यादा लोगों से बढ़ने लगती है कि हमारा भी जो भाषाई क्षेत्र है उसको पृथक करके एक अलग राज्य बनाया जाए। ओके, इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक और समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। मतलब कि जो लास्ट समिति थी, देखा जाए तो ये फाइनल डिसीजन इसी आयोग का माना गया। तो जो लास्ट समिति बनी थी इसका नाम था फजल अली आयोग। इसका गठन किया गया था, गठन अक्सर पूछा जाता है, इसका गठन किया गया था दिसंबर 1953 को। ओके, दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। ये जो फजल अली कमेटी बनी, फजल अली आयोग बना, ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, जिनके नाम पर ये आयोग का नाम रखा गया, और इसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। अच्छे से इसे आप याद रखेंगे। इस समिति ने लगभग 2 साल तक विचार विमर्श किया, ठीक है, और उसके बाद लगभग 2 साल के पश्चात 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में यह कहा कि भारत सरकार को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो कि भारतीय एकता में शामिल हो, जो भारत के लोग हैं उनमें एकता का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे। ओके, अगर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ना करने पर लोगों में एकता खत्म हो रही है, लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, लोग जो है वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं। हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि भारत के लोग एकजुट हो और एकता का हमें ऐसा प्रतीत हो कि वो एकता के साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। ओके, इसलिए अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और 1950 में जो मैंने आपको भारतीय संघ के 4 विभाजन बताए थे, उनका इस आयोग ने उन राज्यों का खंडन किया और यह सलाह दी कि राज्यों के वर्गीकरण को, जो राज्यों का 4 वर्गीकरण किया गया था सन 1950 में, उस वर्गीकरण को समाप्त कर देना चाहिए। और उसके जब ये सलाह दी, आयोग ने यह सलाह दी, तो भारत सरकार ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इस समिति की बातें मान ली। सारा परिवर्तन नहीं किया, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ इस समिति की बातें भारत सरकार द्वारा मान ली गई और अंततः 1 नवंबर सन 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया, जो कि भाषाई आधार पर गठित राज्य थे। ओके, इन्हीं 14 राज्यों में एक हमारा था मध्य प्रदेश। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को। मैं आशा करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और एक एक करके यहाँ पर मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस कारण मैं इसमें हर चीज नहीं लिख पा रही थी। मैं पॉज करके वीडियो और उसको मिटा के और मैं फिर दोबारा लिखी ताकि आपको असुविधा ना हो, क्योंकि मिटा के लिखने में ज्यादा समय लग जाता। ओके, तो आप उसको अन्यथा ना लेंगे कि मैं पॉज की या फिर मैंने तुरंत आपके सामने आ गया। तो मैं ये चीजें सारी आपको मैंने बता दी, एक तरह से राज्यों का पुनर्गठन। अब अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि 1947 के दौरान मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, उसके बाद 1956
के दौरान क्या थी और 1956 के बाद 2000 और 2000 के बाद आज मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। ओके, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ